आज हम इस वीडियो में हरात्मक माध्य और विभिन्न माध्यों के बीच में संबंध का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरात्मक माध्य की, कि हरात्मक माध्य होता क्या है, इसे किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूँ कह सकते हैं कि किसी समंग श्रेणी में पदों की संख्या को पद मूल्यों के व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर जो मान आता है उसे हम उस श्रेणी का हरात्मक माध्य कहते हैं। या फिर इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य के व्युत्क्रम को हरात्मक माध्य कहा जाता है। तो परिभाषा के रूप में यदि हमारे बात स्पष्ट नहीं हुई है तो इसको हम एक जो है सामान्य तरीके से लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरात्मक माध्य का मतलब ये है, जैसे हमने अभी कहा था कि पद मूल्यों की संख्या जो कि n है, इसको विभाजित करें पद मूल्यों के व्युत्क्रमों से, तो जो मान आएगा वो हरात्मक माध्य कहलाएगा। ये हमने कहा था अभी परिभाषा में। तो हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन इक्वल टू n बाई डिवाइडेड बाई, अब ये पद मूल्य 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/xn, यदि n पद हैं तो अब यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि n पदों की संख्या है और x है जो पदों के मूल्य हैं या पद मूल्यों के मान हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या वे पद मूल्य जब 2 हों 3 हों तो इस सूत्र की सहायता से हम हरात्मक माध्य का मान निकाल लेते हैं, मतलब कम संख्या होने की स्थिति में। लेकिन यदि अधिक हो जाए पदों की संख्या और पद मूल्यों के मान भी बड़े हों तो उस स्थिति में हम व्युत्क्रम सारणी रेसिप्रोकल टेबल का सहारा लेते हैं और फिर ये हरात्मक माध्य का सूत्र है जो बदलकर HM हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल ब्रैकेट सिग्मा रेसिप्रोकल्स डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम है ना, और n पदों की संख्या है। अब इस बात को हम एक उदाहरण के जरिए आप स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण यह है कि निम्नलिखित सूचना या निम्नलिखित समांकों की सहायता से हरात्मक माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट द HM फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सूचना हमारे पास है 6, 10, 15 और 20। अब देखिए पद कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी n इक्वल टू 4, और पदों के मूल्य 6, 10, 15 और 20। अब जो हमने पहला सूत्र काम में लिया था उसकी सहायता से हम इसको हल करते हैं। तो सूत्र क्या है हरात्मक माध्य का, कि n बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। अब चूंकि यहाँ पे 4 पद हैं तो x4 तक हम जाएंगे, 1/x4। ठीक है, पदों का व्युत्क्रम है। अब n बराबर 4 लिख दिया तो 4 ये हो गया। और x1 क्या है, पहला पद, तो 1/6 व्युत्क्रम है ये दरअसल, प्लस 1/10 प्लस 1/15 तीसरा पद, और चौथा पद 1/20। पद मूल्य चौथा है जो वो 1/20 हो जाएगा, 20 है पद मूल्य तो, और इसका व्युत्क्रम 1/20 होगा। ठीक है, तो ये पद मूल्यों के व्युत्क्रम हो गए। अब 1/10 आपको पता है कि भाई 1 में 10 का भाग देंगे तो इस तरह से दशमलव में आएंगे। तो इनके जो मान हैं वो 1/6, 1/10 और 1/15, 1/20। चाहो तो एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, और चाहो आप सीधे इनके तो प्रत्येक के मान निकाल लेंगे। 1/10 का तो मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि अब इसका मान आएगा 0.10, है ना, इस तरह से आएगा, और या 0.1000, 3-4 डिजिट में अगर आप लेना चाहेंगे तो उस स्थिति में तो ये आ जाएगा 4/0.3
0.3834, ठीक है। और इसका मान जो निकालेंगे आप, ये अब आप कैलकुलेटर काम में ले सकते हैं और लेना चाहिए इस स्थिति में, तो ये होगा 10.43। ये इसका आंसर हुआ। यदि आपके पास इस तरह की सूचना है जिसमें 4 पद हैं और उनके मूल्य ये हैं 6, 10, 15 और 20, तो उस स्थिति में हरात्मक माध्य जो है हम एक साधारण जो तरीका है, जो सूत्र हमारा है, उसके सहायता से निकालेंगे और निकाल के जो इसका मान आएगा, हरात्मक माध्य का जो मूल्य आएगा, वैल्यू आएगी, वो है 10.43। ये एक तरीका है। अब हम इस तरीके से, दूसरे तरीके से यदि निकालना चाहें हरात्मक माध्य, कौन सा तरीका कि एच एम इक्वल टू रिसिप्रोकल ब्रैकेट सिग्मा रिसिप्रोकल्स डिवाइडेड बाई एन, तो फिर कैसे निकालेंगे, इसी उदाहरण के जरिए इसको समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए, अब पदों के मूल्य हैं जिसको हम x कहेंगे, तो 6, 10, 15 और 20, 6, 10, 15 और 20 लिख लिया मैंने, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए क्या, रेसिप्रोकल्स, किनके, पद मूल्यों के व्युत्क्रम चाहिए। तो 1/x होता है, मतलब अब x1, x2, x3 जो है पद, जितने भी पद होंगे, पद मूल्य जितने होंगे उसके लिए है। तो 1/6 बराबर आता है 0.1667, ठीक है। 1/10, अब आप यहाँ मैंने लिख दिया है 1/x, मतलब सबको, सब है जो प्रत्येक पद मूल्य के लिए है, उसका व्युत्क्रम निकालेंगे। उसका व्युत्क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं, 1/ जो भी मूल्य है वो है, ठीक है। 1/10 बराबर 0.100, ठीक है। 1/15 0.0667, 1/20 0.0500, ये हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम हो गए। ये तो पद मूल्य हैं और इनके व्युत्क्रम ये निकाल लिए, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपने निकाल लिया, सूत्र क्या है, एच एम इक्वल टू रेसिप्रोकल ब्रैकेट सिग्मा रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स, है ना, यानी पद मूल्यों का व्युत्क्रमों का योग। इसको विभाजित करना है पद मूल्यों की संख्या से, n से, डिवाइडेड बाई n। अब देखिए, इनका जोड़ करिए। जब इनका आप जोड़ करेंगे तो इस सिग्मा रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है पद मूल्यों के, और इनका योग है जो वो आता है 0.3834, ठीक है। n बराबर 4 है, ये आपको पता ही है। तो एच एम इक्वल टू हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल। अब सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए 0.3834, ठीक है, और n बराबर 4 है। अब इसको विभाजित करेंगे तो ये मान आएगा 0.09585, भाई 0.3834 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा। रेसिप्रोकल तो पहले ही लगा हुआ है, ये तो गुणा हो रहा है, मतलब एक तरह से बाहर है। तो हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य बराबर रेसिप्रोकल ऑफ 0.09585। अब इसका जो मान है हम व्युत्क्रम सारणी से देखेंगे, और व्युत्क्रम सारणी में इसका मान आता है 0.09585 का 10.43 है, 10.43, ये इसका मान आता है। तो हरात्मक माध्य हुआ 10.43। अब देखिए, दो तरीके हमने अपनाए, दोनों से ही समान मान आए हैं, समान वैल्यू आई है। हमने सिंपल तरीका अपनाया क्योंकि पद मूल्यों की संख्या कम है, 4 ही है, तो ऐसे में हमारा जो हरात्मक माध्य का मान आया वो 10.43 था। हमने टेबल की सहायता से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो भी हमारे यहाँ हरात्मक माध्य का मान समान है। मतलब यह है कि कोई सा भी सूत्र काम में ले, हरात्मक माध्य समान ही आना है, ठीक है। तो ये हरात्मक माध्य के बारे में शुरुआती हमारी जानकारी और समझ बनती है, ठीक है। अब ये तो व्यक्तिगत श्रेणी थी जिसमें हमने हरात्मक माध्य निकाला है। अब यदि हमारे सामने जो श्रेणी खंडित, डिस्क्रीट या सतत श्रेणी हो तो उस स्थिति में हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे,
इसके लिए हम देखते हैं कि सतत जो श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज है, क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो वर्गांतरों को हम मध्य मूल्य में, मिड वैल्यू में बदल लेते हैं। एक तरीका ये अपनाया जाता है सबसे पहले, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूत्र, अब चूंकि इसमें भाई खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में आवर्तियां होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और आपके ध्यान है समांतर माध्यम में भी सूत्र बदल गया था कि सिंपल, जब साधारण व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य हमने निकाला था, तो उस स्थिति में जो है पद मूल्यों का योग बटा में पदों की संख्या, उस सूत्र की सहायता से सिग्मा एक्स बाई एन से हमने निकाला। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती है, तो उस स्थिति में सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई एन या फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड करके हमने निकाला था। अब हरात्मक माध्य में भी बस इतना सही बदलाव आएगा। हरात्मक माध्य का सूत्र यह हो जाएगा कि रेसिप्रोकल सिग्मा यानी जोड़, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटू फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई एन। व्यक्तिगत श्रेणी में हमारा क्या था सूत्र कि व्युत्क्रमों के योग को पदों की संख्या से विभाजित किया था। यहाँ व्युत्क्रमों का योग निकालने से पहले हम व्युत्क्रमों को आवर्तियों से गुणा करेंगे और फिर उनका योग करेंगे, और जो योग आएगा उसको पदों की संख्या से, यहाँ पदों की संख्या फ्रीक्वेंसीज का टोटल होगा, उससे विभाजित कर देंगे। ठीक है, एन जो है टोटल फ्रीक्वेंसी लिख दिया है साफ साफ। अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारे पास ये रहा, देखिए कि निम्न सूचना से या निम्न समांकों से हरात्मक माध्य की गणना कीजिए। उदाहरण यह है आपका वर्ग 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, और आवृत्तियां हैं जो हैं 4, 12, 20, 9 और 5। ये सूचना दी हुई है। इस सूचना की सहायता से हमें हरात्मक माध्य की गणना करनी है। तो हमारी आवश्यकता, देखिए सूत्र ध्यान है, दिमाग में है, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए एक तो x चाहिए पद मूल्य। अब चूंकि यहाँ तो पद मूल्य है नहीं, यहाँ तो क्लास इंटरवल है, तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि एक कॉलम बनाएं जो दी हुई सूचना को लिखें। उसमें दी हुई सूचना में एक तो वर्ग है जिसमें 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। ठीक है, ये वर्ग हैं। दूसरा आवृत्तियां हैं, आवृत्तियां 4, 12, 20 ये लिख दी। तो दो स्तंभ या दो कॉलम हमने बनाए हैं जो दी हुई सूचना के। अब इनसे हम सबसे पहले क्या करें, क्योंकि हमें चाहिए x पद मूल्य, तो पद मूल्य निकालने के लिए हम जो है हमारा वर्ग है उसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। और मिड वैल्यू निकालने का आपको तरीका पता ही है कि L1 प्लस L2 बाई 2 प्रत्येक वर्ग के लिए। तो 0 प्लस 4 बटा 2 बराबर 2, 4 प्लस 8 बटा 2 बराबर 6, 8 प्लस 12 बटा 2 बराबर 10, क्योंकि ये 20 बटा 2 हो गया। तो इस तरह से ये पद मूल्य आएंगे। एक तरह से मिड वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। इसी तरह से 16 प्लस 20 बराबर 36 बटा 2 बराबर 18, तो ये मिड वैल्यू आ गई। अब हमारी आवश्यकता क्या है, हमें जो मूल्य हैं इनके व्युत्क्रम निकालने हैं। तो मतलब 1/x यानी 1/2, 1/6, 1/10, 1/14, 1/18 यहाँ लिख दीजिए। आपके समझ में नहीं आता है तो यहाँ लिख दीजिए एक तीसरे कॉलम बना के कि पदों का या पद मूल्यों का व्युत्क्रम 1/x। 1/x का मतलब 1/2, 1/6, 1/10, 1/14, 1/18। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ x। ठीक है, और 1/2
अब 1 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.5, आधी बार जा रहा है, 0.5000। इस तरह से इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे हम। ठीक है। अब हमारी आवश्यकता क्या है कि रेसिप्रोकल जो है व्युत्क्रम, पदों के व्युत्क्रमों को आवर्तियों से गुणा करके उनका जोड़ करना है। ये जो व्युत्क्रम आए हैं, अब इनको इस फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, संबंधित से गुणा कीजिए। ठीक है। तो 4 गुणा होगा किससे? 0.5 से, तो 2 हो जाएगा। 12 गुणा इससे होगा 0.1667 से, 20 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके हम इनकी वैल्यू लिखेंगे तो लिखी जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ x इंटू एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये बात हो गई, मतलब व्युत्क्रमों का आवर्तियों से गुणा, यह है इसका मतलब। ठीक है। और क्या करें? अब आगे इनका जोड़ कर लें तो सिग्मा तभी तो निकलेगा, इनका सभी का जोड़। तो 2 2 2 और बाकी वैल्यूज हैं और इन सब को जोड़ देंगे तो ये आएगा सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x इंटू एफ बराबर इनका जोड़, जो कि 6.9210 है। ठीक है। अब सूत्र क्या है हमारा? और एक और चीज़ चाहिए हमें, n फॉर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्तियों का योग। अब आवर्तियों का योग करेंगे तो 4 12 20 9 और 5 का जोड़ है जो 50 आता है। तो हमारा सूत्र यह है हरात्मक माध्य बराबर रेसिप्रोकल इंटू सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x इंटू एफ डिवाइडेड बाई n, या पद मूल्यों के व्युत्क्रम और आवर्तियों के ई गुणाओं का योग, पद मूल्यों के व्युत्क्रम और आवर्तियों के गुणाओं का योग है, उसे हम आवर्तियों की योग से विभाजित कर दें। यही है इसका ब्रैकेट के अंदर का मतलब। तो रेसिप्रोकल लिख दिया। अब ये हमने निकाला हुआ है, यहाँ देखिए ये रहा 6.9210 बाई डिवाइडेड बाई 50, क्योंकि n इक्वल टू 50 है आवर्तियों का योग। और जब इसको हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आएगी भाई 6.9210 में 50 का भाग देंगे, सीधा सीधा ये है इसका मतलब। भाग देंगे तो ये आएगा 0.13842 ये, और बाहर है रेसिप्रोकल, तो हरात्मक माध्य इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 0.13842। अब ये जो है मान कहाँ देखें हम? ये व्युत्क्रम सारणी से हमें देखना है। तो व्युत्क्रम सारणी में इसका जो मान आता है वो आता है 7.246। अब चूँकि अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हम करें तो इसको लिख सकते हैं 7.25, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम सतत श्रेणी में या खंडित श्रेणी में, खंडित श्रेणी में तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि उसमें तो जो है वर्ग होते नहीं है, क्लास होते नहीं है, क्लास इंटरवल। सतत श्रेणी में सबसे पहला हम क्या करते हैं कि मिड वैल्यू निकाल के और फिर हम अपनी बात को शुरू करते हैं, और जो सूत्र की आवश्यकता है उसके अनुरूप मान ज्ञात करके सूत्र में मान रख देते हैं, तो वो हरात्मक माध्य निकल के आ जाता है। इस जो एग्जाम्पल में हमारा हरात्मक माध्य का पूरी प्रक्रिया हमने अपनाई है और जिसमें वैल्यू निकल के आई है 7.25। ठीक है। ये होता है हरात्मक माध्य खंडित और सतत श्रेणी में। अब हम बात करें भारित हरात्मक माध्य की, वेटेड हार्मोनिक मीन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है वैसे तो, अभी हम करेंगे इसके बारे में बात, और ख़ास तौर से जब स्पेशल यूजेज ऑफ हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। बस अभी तो सूत्र के रूप में इसको समझ लीजिए। वेटेड हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ
किसका? सिग्मा रिसिप्रोकल्स ऑफ एक्स इंटू डब्लू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्लू। डब्लू क्या है? वेट है, भार है। मतलब एक तरह से ये हो गया कि जो आवर्तियां हैं उसकी जगह भार हो गया। ठीक है। और भाई ये जो है भारित हरात्मक माध्य या भारित समांतर माध्य या भारित गुणोत्तर माध्य हम क्यों निकालते हैं? दरअसल क्या है कि विभिन्न पद मूल्यों का अलग अलग सापेक्षिक महत्व होता है, तो ऐसी स्थिति में भारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो भारित हरात्मक माध्य निकालना उस स्थिति में आवश्यक हो जाता है। भारित माध्य ज्ञात करने की जो तरीका है या विधि है खंडित श्रेणी में जैसे सरल हरात्मक माध्य की गणना में अपनाई है, उसी तरह से यहाँ होगा। फर्क यह आएगा कि जो आवर्तियों की जगह भार काम मिलेंगे हम। ठीक है। तो वहाँ हमने अभी देखिए, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी, यहाँ हम वेट लिख रहे हैं। बस इतना बदलाव है, बाकी कुछ भी नहीं। n इक्वल टू सिग्मा एफ है और यहाँ जो है सिग्मा डब्लू है। तो मतलब आवर्तियों की जगह भार आ गया एक तरह से। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेटेड हार्मोनिक मीन, अगर उसी शुरुआती सूत्र में हम जाएं तो n बराबर वहाँ क्या था? हार्मोनिक मीन एच एम इक्वल टू n बाई 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, इस तरह से था वो सूत्र। यहाँ सिग्मा डब्लू बटा में 1 अपॉन x1 इंटू W1 प्लस 1 अपॉन x2 इंटू W2 प्लस 1 अपॉन xn इंटू WN, इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। बाकी इसका विस्तृत जो है अध्ययन हम जब हरात्मक माध्य का विशेष उपयोग पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इसी व्याख्यान में मैं इनको कंप्लीट करना चाहूँगा। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस, तो विभिन्न माध्यों के बीच में आपसी संबंध किस तरह के हैं, इस बात को मैंने इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम 3 तरह के माध्यों की बात कर रहे हैं, हम समांतर माध्य हमने पढ़ा है, हमने गुणोत्तर माध्य पढ़ा है और हमने हरात्मक माध्य पढ़ा है। ठीक है। ये माध्य हैं, गणितीय माध्य हैं। इसी तरह से हमने बहुलक और मध्यिका भी पढ़ा है। तो अब इनके बीच में किस तरह के संबंध निकल के आते हैं उस पर हम बात करें तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, 3 को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। तो समांतर माध्य एक्स बार माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट है एक्स बार माइनस एम ब्रैकेट बंद। ठीक है। यानी समांतर माध्य से बहुलक का अंतर मध्यिका से समांतर माध्य के दूरी का 3 गुना होता है। या इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते, भाई सूत्र रूप में याद रखिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं एग्जामिनेशन में और आपको एक समझ होनी भी चाहिए। तो z इसी को हल करते हुए इक्वल टू 3m माइनस 2x बार होता है। एक तो ये, ठीक है। दूसरा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच में क्या संबंध होता है? तो समांतर माध्य सबसे अधिक होता है, हम गणितीय माध्य में अब, है ना, उससे कम होता है गुणोत्तर माध्य, और हरात्मक माध्य सबसे कम होता है यदि जो पदों के मूल्य हैं वो समान ना हो। तो अगर समान हो तो ये तीनों बराबर होंगे, और यदि समांक श्रेणी के सभी पदों के मूल्य बराबर हों, जैसे 2 2 2, तो उस स्थिति में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों बराबर होंगे। अब इस संदर्भ में एक उदाहरण हम लेते हैं
उदाहरण ये है कि एक सामान्य रूप से असममित बंटन में निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति का आकलन कीजिए। नंबर 1, मध्यिका यदि समांतर माध्य 20 और बाहुलक 18 हो। मध्यिका यदि बाहुलक मध्यिका निकाल ली, उसके अलावा बाहुलक यदि समांतर माध्य 15.6 और मध्यिका 15.73 हो। क्वेश्चन ये है, इन ए मॉडरेटली asymmetrical distribution estimate the following central tendency। केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित जो है माप ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य और बहुलक दिया हुआ है, और बहुलक ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य और मध्यिका दी हुई है। तो कैसे हल करेंगे? सूत्र हमारे ध्यान होना चाहिए। नंबर 1, पहली चीज़ तो क्या है, मध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। और हमारे पास 2 सूचनाएं, मतलब तो तीसरी चीज़ ज्ञात करनी है। अब सूत्र क्या है कि x बार माइनस जेड इक्वल टू 3x बार माइनस एम, ये होता है। इस सूत्र से m निकाल लेंगे मध्यिका जी। इसको जब हम खोलेंगे तो m इक्वल टू 1/3 2x बार प्लस जेड हो जाएगा। खोल के देख लेना, चाहो सीधा यहाँ मान रख दो तो भी हो जाएगा काम, तो भी निकल जाएगा। कैसे ही कर ली, चाहे इसमें मान रख दीजिए, क्योंकि इस आप समांतर माध्य भी रख देंगे और बाहुलक का मान भी रख देंगे, मध्यिका का मान अपने आप निकल जाएगा। चाहे तो इससे निकाल लो, चाहे आप इसको और सरल करके इससे निकाल लीजिए। तो m इक्वल टू 1/3 2 इंटू एक्स बार, यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या दिया हुआ है? 15.6। अच्छा, कोई बात नहीं, इससे देख लीजिए। 15.6 सबके लिए समान रहेगी चीज़ें। हमने इसमें और एक मिनट, चलो यहाँ मैंने ये थोड़ा सा गलत कर लिया है, आप अपने में ठीक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका तो यही रहना है। 1/3 2 इंटू 20 हो जाएगा, क्योंकि हम इस ये बात कर रहे हैं। प्लस जेड क्या है? बहुलक 18, तो 1/3, तो ये 40 होगा। 40 प्लस 18 कितना हो गया? 58/3। तो 58 को 3 से विभाजित कर दे, 3 एकम 3, बचा कितना? 2, 8, तो 9 बार गया, 1 बचा, तो 19.33 इस तरह से आएगा। तो ये क्या है? 15.6 की जगह 20 है, ठीक है। दूसरा, आपको बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक का आपको पता ही है, इसी सूत्र, मूल सूत्र यह है, इसी की सहायता से आप काम, क्योंकि संबंध ये निकल के आया। तो z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब मीडियन कितना है? मीडियन यहाँ देखिए मैंने उलट पुलट कर दिया। आप इसको लिखिए, ये 15.73, मीडियन यहाँ 15.73 दिया हुआ है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार, और एक्स बार क्या है? 15.6 है। तो जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15.99। इस तरह से हो जाएगा। मतलब यहाँ मैंने तो कुछ गलती कर दी, ये मिक्स हो गया कि पहले वाले में दूसरे का मान रख दिया। तरीका यही है, आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, देखिए इसको समझिए, और उनका गुणोत्तर माध्य 8 है। 2 चीज़ें दे दी, समांतर माध्य दे दिया और गुणोत्तर माध्य दे दिया। तो नंबर 1, उन दोनों संख्याओं का मूल्य या संख्याएं ज्ञात कीजिए, और नंबर 2, हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 संख्याओं की बात हो रही है। 2 संख्याओं का समांतर माध्य दिया हुआ है। माना दोनों संख्याएं x और y हैं, तो x और y हैं और इनका समांतर माध्य दिया हुआ है। तो समांतर माध्य क्या होता है? संख्याओं
का जोड़ करके 2 से विभाजित कर दो, मतलब जितनी संख्याएं हैं, जितने भी बार आई हैं, जैसे 2 4 6 हैं, 3 बार हैं तो 3 से विभाजित करो, 5 बार हैं तो 5 से कर दो। तो एक्स बार इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, और एक्स बार कितना है 10 है जो कि दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 10, और एक्स प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आगे क्या कह रहा है, उनका गुणोत्तर माध्य इन्हीं संख्याओं का 8 है, और गुणोत्तर माध्य का आपको पता ही है कि अंडर रूट ऑफ, क्योंकि 2 संख्या हैं तो अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई 3 होती, तो फिर यहाँ 3 लिखता है ना, 3 बार करना पड़ता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8, या एक्स इंटू वाई इक्वल टू 64 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 में से एक को ऐसा कीजिए कि इसका वर्ग कर दीजिए, और 2 का भी वर्ग कर दीजिए, और फिर समीकरण 1 में से घटा दो। दोनों समीकरणों का वर्ग करके और समीकरण 2 को समीकरण 1 में से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 144 निकल के आएगा। ये होता है, मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। 4xy क्यों हुआ है, ये मैंने सीधा चला गया इसमें। दरअसल क्या है कि ये 2xy प्लस का इसका रहेगा, और इसको 4 से गुणा करके एक और काम किया है, समीकरण 1 का वर्ग किया, समीकरण 2 को 4 से गुणा करके इसका वर्ग किया, और समीकरण 1 में से घटा दिया है। ये काम किया है, बस इतना समझ लीजिए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा, और इसको जब हम वर्ग को हटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 12। अब यहाँ x बराबर जो है 12 प्लस वाई लिख दो, या y बराबर जो है आप ये लिख सकते हैं x माइनस 12, और जो x की वैल्यू है इसे समीकरण 1 में, x या y की जो भी वैल्यू ले रहे हो उसको समीकरण 1 में रख के तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर y हमने यहाँ जो है लिया है, y बराबर x माइनस 12 लिया है तो ठीक है। x की वैल्यू आएगी 2x बराबर 16, तो x बराबर 2x बराबर 32, तो x बराबर 16 आ जाएगी समीकरण 1 से, और x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर 4 आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि उन संख्याओं को बताइए। तो संख्याएं क्या है, वो संख्याएं 16 और 4 हैं। दूसरा सवाल का, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। अब हरात्मक माध्य का तो पता ही है, ये चीज़ें आपके पास दी हुई हैं। x बार दिया हुआ है बराबर 10, जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है 8, तो हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। चूँकि अब ये सूत्र है, ध्यान रखना, ये काम की चीज़ें हैं। जियोमेट्रिक मीन हरात्मक माध्य बराबर अंडर रूट ऑफ समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य, इनके गुणनफल का वर्गमूल है ना, या GM स्क्वायर इक्वल टू एक्स बार माइनस HM, ये होता है। और गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर 10 इंटू HM, तो हार्मोनिक मीन बराबर 6.4 आ जाएगा। इससे इनमें से अब 2 की वैल्यू दी है तो तीसरी किसी की भी निकाल सकते हैं। दो सूत्र हैं, एक तो समांतर माध्य का और बहुलक के बीच में जो संबंध है उससे, और हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य के बीच में संबंध है, इससे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। गुणोत्तर माध्य के बारे में आपको ये स्पष्ट होना चाहिए, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, इनके बीच में जो संबंध होता है वो यह होता है कि GM इक्वल टू रूट ऑफ एक्स बार माइनस HM होता है। ठीक है, तो यह हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हार्मोनिक मीन और विभिन्न माध्यों के बीच में परस्पर क्या संबंध पाया जाता है। बाकी कुछ विशेष चीज़ें हैं
उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।